अनफॉर्चुनेट 2024 के बाद मुसलमानों ने एक बड़ी गलती की। वो ये गलती की कि उन्होंने पाला खींच के पॉलिटिक्स करना शुरू किया। तो जब आप एक सेगमेंट को नफरत की नजर से देखेंगे तो फिर तो दूसरा भी आपको नफरत की नजर से देखेगा। इसमें बाकी आप जस्टिस कहां से ले आते हैं? संभल में खुदाई शुरू हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? होने दीजिए। मुसलमान अगर खुदाई में इन्वॉल्व होगा और खुदाई रोकने की लड़ाई लड़ेगा तो अगले 50 साल 100 साल तक ऐसे ही स्थिति में बने रहेगा। उसे खोदने दीजिए ना। आप उस खोद से अपने जहनी निर्माण की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? वो अपने समाज को अगर सुनियोजित तरीके से या राजनीतिक तरीके से उपद्रवी बना रहे हैं तो आप उपद्रव छोड़कर शांतिप्रिय बन जाइए। असहमतियां जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बड़ा नया दिशा देती हैं, नया समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश करती हैं, शास्त्रार्थ के तौर पर चीज़ों को लेके आती हैं। लेकिन इस पर निर्भर करता है कि हम जिससे हमें असहमति है वो हमारी असहमति को किस तरीके से ले रहा है। शत्रुता के तौर पे ले रहा है, सहज भाव में ले रहा है, जिज्ञासु के तौर पे ले रहा है, या नई चीज़ें जो खोजी जा सकती हैं उसमें मदद कर रहा है। तो ऐसे ही ऐसी असहमतियों का एक समूह है जो अपने ही आत्म विश्लेषण पर बातचीत करता है, इंट्रोस्पेक्शन पर करता है, लेकिन उससे बड़ा अराजक और बड़ा हेय और घृणित के तौर पर भी कुछ देखते हैं, खासतौर से बहुमत से के लोग। परवेज बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में कर रहे हैं और पूरी तरीके से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सरताज के तौर में हैं ये। परवेज से हम जानना चाहते हैं कि मुसलमान की हरकतों का विरोध करना आपका व्यवसाय है या आपकी सहज जिज्ञासा और योद्धापन है? देखिए शबीर जी, ना ये व्यवसाय है और ना कोई ये जिज्ञासा है। दरअसल मुसलमान का जो मूल मकसद है वो है सद्भाव, भाईचारा, एकता और दूसरे की किसी धार्मिक क्रियाकलाप में आपत्ति ना करना। ये मूल रूप से अगर बिल्कुल सहज भाषा में कहा जाए, बहुत इस्लामिक लैंग्वेज को ना इस्तेमाल किया जाए और सामान्य लोगों से बातचीत की जाए सामान्य भाषा में जिसे किसी को भी समझ में आए, तो मुसलमानों का मूल ये है। मुसलमान बेसिकली एक शब्द है, बल्कि उसका इस्लाम मानने वालों की बात हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें मुसलमानों को उनका मूल बहुत अच्छी तरीके से बताया नहीं जा रहा है या वो उसको समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए यदा कदा एक उस कम्युनिटी का एक नुमाइंदा होने के नाते मैं उसका जिक्र जरूर करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि इस्लाम तो ये है, आप जिसका शोर शराबा कर रहे हैं वो इस्लाम है। आप साबित करना चाहते हैं कि जो मुस्लिम नेता हैं और जिस तरीके से शैली में वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से इस्लाम के और मजलूमों की बातचीत कर रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूर्खतापूर्ण है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए उसके मूल को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल जो लोग भी मुसलमानों की लीडरशिप कर रहे हैं, उसके अगुआ बनने की कोशिश कर रहे हैं या अगुआ हैं, वो लोगों को मुसलमान क्या होता है ये नहीं बता रहे हैं। और मेरा हस्तक्षेप सिर्फ इस पर ही है कि अगर आप मुसलमानों को की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी ओट से शक्तिशाली बनते हैं, उनके समर्थन से आर्थिक रूप से समृद्ध बनते हैं, तो मुसलमान बेसिकली क्या होता है, इस्लाम क्या है, उसके मूल फंडामेंटल्स क्या हैं जो किसी भी मुसलमान को करना अनिवार्य है, ये पहले बताया जाना चाहिए। आप उसका मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक दोहन बाद में करिए, लेकिन पहले उसको बताइए तो कि इस्लाम क्या है। गोया आप उस तरीके से अखरोट को दांत से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कागजी नहीं है, बहुत आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, आपके दांत भी बहुत नुकसान खा सकते हैं। देखिए ये इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब जब आए उन्होंने बहुत सारे सहाबा बनाए जिन्होंने ये सारे काम किए।
बाद के दौर में वो सहाबा कहे गए, वली कहे गए, बहुत सारे ऐसे लोग आए। आपको सवाल की, चूंकि मैं किसी का एक सिंबॉलिक नाम किसी वली सहाबा का नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये पूरा सिलसिला उस तरह से है। सूफीज्म इसीलिए आया, इस्लाम में और अलग अलग धारणाएं इसीलिए आई कि बेसिकली इस्लाम को समझाया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ भी नया बताने की कोशिश करते हैं या धारा जिस तरह बह रही है उस धारा से उलट आप उसको सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके दांत तो टूटने ही हैं, आपको अखरोट की ठोकर तो लगनी ही तो लगनी। डेंटिस्ट आपने पाल लिया, और अब डेंटिस्ट आपको पालना होगा, खुद को डेंटिस्ट बनाना होगा, बल्कि पालना नहीं होगा, खुद को डेंटिस्ट लगाना होगा। आपको पता है कि ये चोट लगने वाली है, और दांत कहाँ संभाल के रखना है, और दांत टूटेंगे ही, संभाल तो पाएंगे नहीं आप, क्योंकि जो भीड़ में एक लोग कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता, तो भाड़ तो नहीं फोड़ पाता है, लेकिन अकेला चना भाड़ को महसूस तो कराता है कि इसमें कुछ चीजें हो रही हैं। सुन्नी और शिया एक दूसरे के घोड़े भैंसे की दुश्मनी है। आप देखिए, दो चीजें समझिए कि सुन्नी और शिया मुसलमानों में किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। लोगों ने उसको समझाया। देखिए, उनकी किताब एक है, कुताब माने कुरान, जो उनका सब कुछ है। उनके पैगंबर मोहम्मद साहब एक हैं, नमाज वो पढ़ते हैं, रोजा वो रखते हैं, तो जो ज़कात वो देते हैं। जो बंदिशें इस्लाम में किसी सुन्नी मुसलमान के लिए है वही शिया मुसलमान के लिए है। बस इतना एक तरीका यह है कि जैसे पूजा पद्धतियां हैं उसमें प्राथमिकता पे कोई और है और सुन्नियों की प्राथमिकता पे कोई और है, तो जब मंजिल दोनों की एक है तो झगड़ा कैसा है। लेकिन जैसे नमाज है, नमाज का अंदाज बिल्कुल शिया का अलग होता है, सुन्नी का अलग होता है। कि लखनऊ में एक बड़े मौलाना हुए कल्बे सादिक साहब, लेकिन उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया और बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ये समझाने की भी कोशिश की कि देखिए, आपकी नमाजें भी एक हैं, इबादत भी एक है, इबादत का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आप आपस में इख्तिलाफ क्यों रखते हैं। और तबर्रा एक बात है जिसको ये कहा जाता है, ये सब चीजें बंद हो गई हैं। जैसे जैसे दोनों ही तबके के मुसलमान थोड़ा सा लिटरेट हो रहे हैं, इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये तबर्रा भी बंद हो रहा है। संभल में क्या हो रहा है, संभल की हो रही है, वो उसी का हिस्सा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो सत्ता को अपने पास रखने की पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही होती है। तो दुनिया में जिस भी मुल्क में आप देखें, आप एशिया के मुल्कों में देखें, आप यूरोप के मुल्कों में देखें, जहां वो माइनॉरिटी होती है, वो माइनॉरिटी हमेशा किसी न किसी रूप में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है। और उस कंट्री की माइनॉरिटी तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है जो सत्ता की हिस्सेदार नहीं होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सेगमेंट से आके और चाहे पॉलिटिकल सेगमेंट में आके। तो जब पॉलिटिकल सेगमेंट में भी आप नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक सेगमेंट में भी आप नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में भी आप नहीं है, तो फिर आपको तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही है। आप घर ही में देख लीजिए, आपके 4 बच्चे होते हैं, जो बच्चा कमा रहा होता है उसकी गलत बात भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जो बच्चा नहीं कमा रहा होता है उसको तमाम तरीके से आप पीछे करने लगते हैं। संभल के मामले में सरकार का नजरिया के बारे में आपका क्या राय है। संभल के मामले में वही स्थितियां हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसको केवल प्रशासनिक नजरिए से मत देखिए, इसको आप डेमोक्रेटिक नजरिए से देखिए कि सत्ता की हांडी हमेशा भरी पूरी रहे, इसके लिए राजनेता वो सारे काम करते हैं जो उनके लिए जरूरी है। इसको आप ब्यूरोक्रेटिक नजरिए से क्यों देखते हैं, और इसको किसी डिस्क्रिमिनेशन के नजरिए से भी मत देखिए। ये तो ऐसा ही होना है। और अगर आपको इसमें भी देखना है तो आपको देखना होगा कि जब आप पाला खींच के लड़ाई लड़ते हैं तब ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी टीम में कमजोर कबड्डी खेलने वाला है और कौन सी टीम में मजबूत खेलने वाला है। अनफॉर्चुनेट 2024 के बाद मुसलमानों ने एक बड़ी गलती की, वो ये गलती की कि उन्होंने पाला खींच के पॉलिटिक्स करना शुरू किया। तो जब आप एक सेगमेंट को नफरत की नजर से देखेंगे तो फिर तो दूसरा भी आपको नफरत की नजर से देखेगा। इसमें बाकी आप जस्टिस कहां से ले आते हैं। आप हमको दिन भर गालियां देंगे, आप ये उम्मीद करेंगे कि मैं आपको गाली नहीं दूंगा, ऐसा कैसे होगा। जब आप पावर में आ जाएंगे तो बिल्कुल 100% गाली देंगे, और जब मैं पावर में आ जाऊंगा तो 100% गाली दूंगा। तो ये इस तरह से भी देखना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम के रिफॉर्म की जरूरत है साहब। दुनिया में माइनॉरिटीज जहां होती हैं
वहां ये स्थिति होती है। आप देखिए ना, आप पाकिस्तान में देखिए, जो भारत से गए मुसलमान हैं वहां पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हें मुजाहिर और दुनिया भर की चीजें कही जा रही है, वो भी तो मुसलमान है। ऐसा तो है नहीं है। वहां भी शिया सुन्नी की जबरदस्त लड़ाई हो रही है, मस्जिदों में विस्फोट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में आप यही हो रहा है, सीरिया में यही हो रहा है, फिलिस्तीन में यही हो रहा है। तो ओवरऑल स्थितियां यही है। जो माइनॉरिटी में रहता है, जो सत्ता से के साथ रहता है उसमें, और माइनॉरिटी के साथ रहने में, दोनों जगह है। मुसलमानों को ये दुर्भाग्य है इस देश का कि गांधी, नेहरू, पटेल, सरदार पटेल ने मुसलमानों को अलग मुल्क बंटने के बाद भारत में रोक तो लिया एक बड़े सेगमेंट को, लेकिन उनकी उन तीनों के बाद की पीढ़ी ने कभी भी मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ी ही नहीं। उनको एक तरह से ऐसा शब्द पता नहीं उचित है कि नहीं, लेकिन उनको लावारिस छोड़ दिया। वो अपने हाथ से ग्रो होते रहे। आप देखिए, आजादी के बाद से जो सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का परसेंटेज था वो लगातार गिरता चला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 में आई है ना, उससे पहले तो नहीं थी। तो उस 14 तक मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में परसेंटेज किसने गिरा दिया? आज से शुरुआत भी अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुसलमान? एक ही रास्ता है मुसलमानों को सारी चीजें छोड़कर, पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ये काम मुसलमानों को खुद करना होगा। और ये मुसलमानों को खुद करना होगा, कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, अपनी काबिलियत से, अपनी एबिलिटी से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी पैट्रियटिज्म से। आपको समाज का, इस पूरे सिस्टम का, भारत का मुस्तकबिल का हिस्सा बनना होगा। अगर आप भारत के मुस्तकबिल का हिस्सा मुसलमान नहीं बनेगा तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस उसे और दिनों में फेस करने होंगे। इस समय सामान्य तौर पर मुसलमानों को कहना है कि बहुत दमित हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति में एक मेधा का विकास हो सकता है मुसलमानों में? 11 साल पहले भी ये जो आपका टीले वाली मस्जिद है वहां से तकरीबन 1 लाख मुसलमान निकले थे और तलवार लेकर के। हमला नहीं किया अलग बात है, लेकिन बुद्ध तोड़ दिया था, प्रतिमा उसकी, महिलाओं का कपड़ा फाड़ा था। ये क्या था? यही अराजकता है। इसी अराजकता का खामियाजा, चाहे आप संभल मानिए, चाहे काशी मानिए, चाहे मथुरा मानिए, चाहे जौनपुर मानिए, इसी अराजकता का खामियाजा तो वो भुगत रहे हैं। और क्या है? आपने जो किया है अतीत में, उसका आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मेरे घर का छोटा बच्चा है, जब तक बच्चे छोटे हैं आप मुझको थप्पड़ मार कर चले जाएं, और जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, इस लायक होगा, शक्ति में आएगा, तो वो आपके बच्चे को या आपको थप्पड़ नहीं मारेगा? ऐसी कैसे उम्मीद कर सकते हैं? एक पत्रकार नजूमी तो नहीं होता है, लेकिन भविष्य दृष्टा तो होता ही थोड़ा बहुत। मैं जानना चाहता हूं कि अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद अब ये संभल में आ गए हैं और अब खुदाई शुरू हो गई है। अब पूरे देश प्रदेश भर में खोदने की परंपरा अब शुरू हो लगता है, मुझे ऐसा लगता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? होने दीजिए। मुसलमान अगर खुदाई में इन्वॉल्व होगा और खुदाई रोकने की लड़ाई लड़ेगा तो अगले 50 साल 100 साल तक ऐसे ही स्थिति में बने रहेगा। उसे खोदने दीजिए ना, जो खोद रहे हैं उसको खोदने दीजिए। आप उस खोद से अपने जहनी निर्माण की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? उस जहनी निर्माण को कौन रोक रहा है? आप उस अपने जहन के निर्माण में जाइए, अपने शरीर के निर्माण में जाइए, अपनी इल्म के निर्माण में जाइए, अपने व्यापार के निर्माण में जाइए, खोदने दीजिए उन्हें। वो अपने समाज को अगर सुनियोजित तरीके से या राजनीतिक तरीके से उपद्रवी बना रहे हैं तो आप उपद्रव छोड़कर शांतिप्रिय बन जाइए। आप लंबे समय तक मीडिया में रहे हैं। मीडिया में जिस तरीके से मुसलमानों को पेश किया जा रहा है, ये एक साजिश के तहत है, ये व्यवसाय है, ये क्या है? देखिए साहब, ये आप भी जानते हैं कि ये बहुत प्लान्ड व्यवसाय है। किसने किया? प्लान्ट व्यवसाय जिसके पास पैसा होगा वो करेगा। कौन कर रहा है? आप समझिए, जिसके पास इस देश टू द पॉइंट बताइए। इस देश बिल्कुल साफ साफ, बहुत पोशीदा रखने से कोई फायदा नहीं है। ये पोशीदा जैसी बात भी नहीं है। जिनके पास सत्ता होगी, जिनके पास ताकत होगी, जो व्यापार करने की इजाजत देंगे, पैसा उनके पास होगा। ओवैसी के पास भी बहुत पैसा है। ओवैसी के पास इस तरह का पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा भी नहीं है। तो ये योगी के पास है, मोदी के पास नहीं। योगी के पास भी नहीं है। ये तो सिस्टम का कौन है? वही तो मैं जानना चाहता हूं। मैकेनिज्म है साहब, वही तो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, अब मैं आपको फिर सौबीर साहब कह रहा हूं कि ये मैकेनिज्म है। सिस्टम
किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं चलता है। सिस्टम तो भावनात्मक रूप से चलता है। अभी आप सरकार बदल दीजिए, अभी इन्हीं कृष्ण कुमार बिश्नोई जी को आप देखिएगा कि जांच रिपोर्ट बदल जाएगी। आपने तो तमाम सारे पत्रकारिताएं की हैं, आपने देखा होगा हाँ और ना फाइलों में कैसे लिखे जाते। तो चीजें ऐसे ही चलती हैं, आगे भी चलती रहेंगी। मुसलमानों को इसमें उलझने की जगह केवल और केवल अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए। पूरी दुनिया में, मैं बार बार ये ट्विटर पर भी लिखता हूं कि पूरी दुनिया में मेधा की जरूरत है। अगर आप मेधा, भारत नौकरी नहीं देगा ना, भारत में डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, लेकिन पूरी दुनिया में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ना, तो आप उस मेधा की तरफ जाइए। एक दौर था आपसे, अब तक मैं आपको फिर दोहरा के बताता हूं कि 14 से पहले तक मुसलमानों में एक धारणा बन गई थी कि हमको तो सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो क्या ये 14 से पहले की बात है? ये 14 की बात तो है नहीं। तब भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़े, उन्होंने हिस्सा ही लेना छोड़ दिया। अब 14 के बाद से हिस्सा लेना शुरू हो रहा है। आपके ट्विटर पे जो होता है, सोशल मीडिया पे जितना भी आपका होता है, उसमें मुसलमान आपकी बहुत बहुत मुखालिफत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अब तो अखिलेश के खेमे से भी समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके अच्छी खासी खाल खींचा करते हैं। तब कैसा लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। मैं तो ये महसूस करता हूं कि जो सच कहेगा उसकी तरफ तो पत्थर आएंगे ही। पता निहायत बेशर्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आप मुझको बेशर्म मान सकते हैं, क्योंकि पेड़ में, जिस पेड़ में भी फल लगेगा उसकी तरफ तो पत्थर आने ही आने। तो उस पत्थरों से क्या डरना है सर? तो फल आपके पास है अच्छे खासे। मैं वो सवाल उठा रहा हूं जो सवाल उठना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, एक संभल इस समय एक हॉट टॉपिक है, उसको दरकिनार करके आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग सांप्रदायिक दंगों में पुलिस की गोलियों का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, किसकी सरकारों में मारे गए हैं? क्या बीजेपी की सरकार में मारे गए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे तब? क्या गर्व से एक राजनीतिक दल का नेता ये कहता है कि मेरे पास योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी, मैंने कार्रवाई नहीं की थी? ये सेकुलरिज्म है? मैं तो 2 नवंबर 90 का चक्रदीप हूँ, अयोध्या गोलीकांड का। तो जो चीजें हैं उसको देखना होगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला क्या योगी आदित्यनाथ ने खुलवाया था? क्या उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे? क्या उस समय बीजेपी की सरकार थी? कौन लोग थे वो लोग जिन्होंने इस तरह की स्थितियां पैदा की? ये विचार मुसलमानों को करना होगा, और जब ये विचार मुसलमान करेगा तो वो इस तरह की छदम सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स से दूर खड़ा होगा। मैं बार बार कहता हूं मुसलमानों को कि किसी एक राजनीतिक दल को अपना प्यार नहीं लुटाइए और किसी एक राजनीतिक दल से नफरत नहीं कीजिए। आपके ऊपर कहा जा सकता है कि आपके वहां से समाजवादी पार्टी से आपकी फंडिंग बंद हो गई है, भाजपा में शुरू मिल गई। ये समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। मैंने बार बार ट्विटर पर यह चुनौती दी है कि पिछले 25 सालों के दौरान, 25 सालों के जर्नलिज्म के दौरान अगर कोई राजनेता, कोई अफसर, कोई पत्रकार ये कह दे कि मैंने परवेज अहमद को किसी भी तरह का आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया, इसकी आवश्यकता नहीं। मैं निजी तौर पर परवेज को जानता हूं। परवेज भैया, दुनिया बदलने की दावा करते हैं आप, किया भी है आपने, घर शादी नहीं कर पाए, क्यों? बहुत सारी समस्याएं होती है जब आप समाज में लड़ रहे होते हैं और आपको ये आपका जहन काम कर रहा होता है कि आपकी लाइबिलिटीज, आपके बंधन आपके पैर रोक लेंगी, तो फिर आपको फैसले लेने पड़ते हैं। वो फैसले लिए गए। अरे मुझे पता, आप तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर हो गए। मैं सावरकर ने भी कई जगहों पर अपनी किताबों में लिखा है, जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनको पढ़ना चाहिए सावरकर को, कि सावरकर ने भी ये लिखा है कि आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी कुर्बानी और नुकसान मुसलमानों का हुआ है। ये सावरकर ने भी अपनी किताब में लिखा है, एक अंग्रेज लेखक के हवाले से। तो लोग पढ़ते नहीं हैं, मुसलमानों को पढ़ने की जरूरत है। मैंने आपको दोहराया कि हम इसी लखनऊ में रहते हैं। सावरकर की किताब आपने पढ़ ली, किसी मुसलमान लेखक की कोई किताब का नाम नहीं? मैं तो तमाम पढ़ता रहता हूँ। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी किताब लिखी मुसलमानों की पॉलिटिकल स्थितियों पर। IPS अफसर थे अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिखी, हमने बहुत डिटेल से पढ़ी। तमाम मुसलमान राइटर्स की किताब पढ़ते रहते हैं। एक प्रोफेसर हैं वो जामिया में, अब्दुल कयूम साहब, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ।
तमाम ऐसे लोगों को पढ़ता हूं जो वास्तव में वास्तविकता की बात करते हैं। 30 साल की पत्रकारिता हो गई आपकी, जीवन कैसा लग रहा है आप 33 साल की पत्रकारिता के बाद? अब देखिए, बड़ी निराशा भी होती है लेकिन एक उम्मीद भी रहती है। क्योंकि मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, तो इस्लाम निराशा को कुफ्र कहता है। कुफ्र से ही शुरू हो जाता है फतवा। फतवा वो होता रहता है। हम आपको एक और बात अब बताएं, फतवा हो जाता है फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं। इस्लाम में एक जगह ये भी कहा गया है कि ना, हर इस्लाम सुरखरू होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, क्या बात। तो जब जुल्म होगा तभी हम सही रास्ते पर चलेंगे। आप बताइए, दुनिया के किसी भी आप मुसलमान मौलवी से पूछिए कि जो लोग अब तक सड़कों पर लोगों को नमाज पढ़ाते थे, क्या वो नमाज जायज थी? क्या वो दावे के साथ कह सकते हैं कि सड़कों पर जिन लोगों को उन्होंने नमाज पढ़ाया, उन्होंने उनको अल्लाह के रास्ते पर चलाने की कोशिश की? क्यों पढ़ा रहे थे आप सड़कों पर नमाज? वो दावे के साथ कहें कोई मौलवी। कभी आपने कभी पूछा किसी से कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में क्यों नहीं बनी अब तक? वो मैं इसलिए कि मुझे पता है कि पॉलिटिकली कैसे कमेटी बनी है और कैसी चीजें हुई हैं और क्या हो रहा है, वो सब हम जानते हैं। जिन लोगों को, जो लोग उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सब के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। क्या ही इस पर क्या ही बोलना है? और वो कमेटी कोई पब्लिक ने तो बनाई नहीं, वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बनाई। वो कमेटी उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया, उसके चेयरमैन खुद चेयरमैन बन गए और जिसको चाहा उसे बना लिया। आपको लगता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनेगी? जिन लोगों को कमेटी बनाई गई है उन लोगों को सोचना। एक तरफ आप बता रहे हैं कि मुसलमान बहुत समझदार होता जा रहा है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वो जब भी होता है वो वियतनाम पे, गजा पर करता है, अफगानिस्तान पे करता है, और अब तक कह रहा है कि कैलिफोर्निया को अजाब टूटा है खुदा का। ये सब क्या है, ड्रामा है? हमेशा हमेशा ऐसी बातें आप देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं आपको एक उदाहरण दिलाता हूँ। जब मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति, डेमोक्रेटिक स्थिति बहुत अच्छी थी भारत में, या माना जाता था कि मुसलमान जिताऊ फैक्टर है, तब राजनीतिक रैलियों में लोग 5-5 हजार, 10-10 हजार टोपियां राजनीतिक दल के नेता खरीदते थे और आगे बैठे हुए लोगों को टोपी पहनाते थे। आप समाजवादी पार्टी के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के पीछे बिल्कुल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी, एक पूरी कम्युनिटी 20% आपको वोट देती है, उस कम्युनिटी को अधिकार क्या दिया जाता है? आप जिस राजनीतिक पार्टी की जिक्र कर रहे हैं, उसको कुल 33% वोट मिलते हैं। 32% अधिकतम, 33%, 34%, और उसमें 20% वोट मुसलमानों का होता है। समाजवादी पार्टी के पहले ये संपत्ति थी मुसलमानों की कांग्रेस के पास, कांग्रेस से छीन लिया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने अब इसको छोड़ दिया है, अब एक नया माई फैक्टर के बाद दूसरा आ गया है। आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव ज्यादा बेहतर थे अखिलेश के मुकाबले? देखिए, मैं कौन बेहतर था कौन बेहतर नहीं था इस पर कोई बहुत बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमानों का भरोसा, मुसलमानों की जो मनोवैज्ञानिक सोच है, उसको मुलायम सिंह यादव बेहतर तरीके से समझते थे। तो इस मामले में अखिलेश की स्थिति क्या है? अखिलेश जी मुसलमानों के मनोविज्ञान को उस तरह से समझते नहीं है जैसा कि मनोविज्ञान मुलायम सिंह यादव जी समझते। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के व्यवहार तो नहीं है? इस पर मैं कुछ अभी कह नहीं सकता हूं, क्योंकि समीक्षा कर दीजिए। जो पिछली सरकार थी इनकी, अखिलेश की, वो कैसी थी? अखिलेश यादव की सरकार पिछले 2 सालों तक बहुत अच्छी तरीके से चली, इसमें कोई कहने सुनने की बात शुरुआती शुरुआती दौर में 2 सालों तक अच्छी चली सरकार। सरकार ने अच्छे काम भी किए, इसमें भी कोई शक नहीं। लखनऊ मेट्रो, आगरा एक्सप्रेसवे, स्टेडियम, इससे किसी को इनकार भी नहीं हो सकता। IT सिटी, कैंसर हॉस्पिटल, ये समाजवादी पार्टी की एक अच्छी उपलब्धियां थी, बड़ी उपलब्धियां थी, इससे किसको इनकार हो सकता है? लेकिन बाद के दिनों में मुजफ्फरनगर दंगे और उसको हैंडल करने के बाद, जिस तरह से हैंडल करने के बाद, और बिसाहड़ा के बाद सरकार जिस तरह से ड्रेल हुई, और वो समाजवादी पार्टी के लिए मुझे लगता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। क्यों हुआ ऐसा? अब वो क्या क्यों हुआ ये तो मुख्यमंत्री बता पाए, लेकिन अगर आप देखिए तो जो अफसर, मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, जो अफसर अखिलेश यादव की सरकार चला रहे थे, वही अफसर योगी आदित्यनाथ की सरकार चला रहे हैं।
अब ये कैसे हुआ, इसके बिटवीन द क्या लाइन है, ये आप समझिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना। कि जैसे आपको याद होगा, एक बार आडवाणी जी ने इमरजेंसी के लिए कहा था कि उस समय ये कहा गया था कि आप झुक जाइए, आप तो लेट गए थे। तो स्थिति यही है कि अफसरों को ये कहा जाता है झुक जाइए, वो लेट जाते हैं। ये घुटनों पर गोली मार देना, ये एक इनकी नई संस्कृति हो गई है पुलिस वालों की। असल में हमेशा से ये रहा है सोबीर साहब, आप देखिए कि राजा को खुश करने के लिए उसके सिपहसालार हमेशा नए नए तौर तरीके अपनाते हैं। तो राजा जिससे खुश हो जाएगा वो तरीके अपनाते हैं। और आप देख लीजिए, उस घुटने की गोली मारने का अगर कभी ऑडिट हो गया, मैं इस बात को कह रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि किसी के पैर में गोली लगी ही नहीं थी, जगह जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कैसा निशाना है कि भाई किसी की हड्डी नहीं टूटती, कोई कुछ नहीं होता और गोली भी लग जाती है? इस लंगड़ेपन का क्या मतलब? ये अनुज कुछ चौधरी हुई तो वो जिस दिन गोली लगी उस दिन फिर शाम को चलता घूमता दिखाई पड़ गया। सबका यही होता है। यही सारे लोग अखिलेश यादव में सरकार में भी काम कर रहे थे, यही सारे लोग योगी आदित्यनाथ जी के भी साथ काम कर रहे, तो ऐसा ही होता है। अब अनुज चौधरी को तो अखिलेश यादव जी ने भर्ती ही किया था आउट ऑफ द टर्न जाके, बिना परीक्षा के। भविष्य में अखिलेश की क्या स्थिति बनती है राजनीतिक स्तर पर? डिपेंड करता है कि बीजेपी सरकार कैसे काम करती है। जो कर रही है उससे एक बात तो पक्की हो गई है कि जो 2% 3% मुसलमान वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देता था, वो शायद अब नहीं देगा। तो ये तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा इससे। नहीं, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण क्यों होगा? क्योंकि अंबेडकर को लेकर जिस तरह एक सवाल खड़ा हुआ है वो बड़ा सवाल है। अब बैकवर्ड को सत्ता चाहिए, उस सत्ता की एक अलग सवाल है। देखिए, मुसलमानों की तरह मेरी समझ है वो ये है कि मुसलमानों की तरह अंधी भीड़ में कोई नहीं दौड़ता है। ये पार्लियामेंट के चुनाव में अगर आप उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को देखिए तो समाजवादी पार्टी से 11 कुर्मी सांसद जीत कर आ गए। 11। वो क्यों जीत के आ गए? भाई, कुर्मी तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता है, वो क्यों जीत के आ गए? क्योंकि कुर्मी समाज एक ऐसा समाज है जो सत्ता की भागीदारी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जहां उसके अच्छे लोग, उसको पता है 20% मुसलमान, 8% वो खुद और 8-10% यादव, तो 40 तो ऐसे ही हो जाते हैं। और अगर कैंडिडेट ने थोड़ा बहुत भी मोबिलाइजेशन कर दिया तो उसका आदमी जीत के आ जाएगा। उन्होंने 11 सांसद अपने जिता लिए। ये आगे भी उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स होगी उसमें आगे भी ऐसा होगा। कटोगे बटोगे जो बातें हैं वो संवेदना को हिलोरने के लिए तो काफी हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन के लिए, उसको मोटिवेट करके बूथ तक ले जाने के लिए उतनी भी नहीं है, क्योंकि मुसलमान अब टकरा नहीं रहा है। तो ये है परवेज का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट रहा है, शुरू से ही रहा है, आज भी वही है। तो अगली बात के दूसरे मसले पर, के दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।